है ना। तो मैंने हमेशा बोला है कि लाइव क्लासेस करो, लाइव क्लासेस करोगे तो उसकी बात ही अलग है। तुम्हारा सारा जो कोर्स है वो भी कवर हो जाएगा इसी क्लास में, और प्लस तुम्हें अलग से टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। और लगातार अब तुम कितना भी अगर वीडियो देखने की कोशिश करोगे, बीच में इंटरप्ट जरूर होगा, लेकिन लाइव क्लास है तो वो चल रही है और तुम उसमें लाइक इन्वॉल्व हो, तो वो चीजें तुम्हारे लिए सही रहेंगी। राज, पैनल पे जो वीडियो है इधर शो कर रही है, वो हम देख ले रहे हैं, वो हम सही करा देंगे आज, अगर इधर शो कर रही है तो। हमने देखा नहीं है पहले से। चल, तो अभी हम इसको आगे देखते हैं। इंटरप्ट हो रहा है क्या? वीडियो स्लो चल रहा है क्या? क्यों अभिषेक, सही चल रहा है? देखो क्या है ना कि जब भी तुम अभी तो जैसे सभी ने बोला था इम्पोर्टेंट, जैसे सभी ने बोला था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए, और क्वेश्चंस मैं बताऊंगी भी। पर मैं तुम्हें बताऊं ना तो अ, अब तो अगर मैं तुमको बताऊं तो अ, अगर डिप्लोमा आप करते हो, और डिप्लोमा के अगर मैं सिलेबस के बारे में बात कर रही हूँ, तो डिप्लोमा के अंदर जो पीएचपी का जैसे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में एक है जिसमें पूरा पीएचपी प्रोग्रामिंग के बारे में है, जिसे आप पीएचपी इंट्रोडक्शन कहते हो। एक है जिसे आप, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो एक है जिसे आप पीएचपी, एक है जिसे आप लाइक, ओके, तो एक है जिसे आप पीएचपी प्रोग्रामिंग कहते हो, मतलब इंट्रोडक्शन पीएचपी का। दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा आपको माई सिक्वल की क्वेरीज पढ़नी है, और प्लस माई सिक्वल के यूज से डेटाबेस ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा पढ़ना है। मतलब जो एसक्यूएल की क्वेरीज हैं, डेटा इंसर्ट करना, डेटा सेलेक्ट करना, अपडेट करना, ये सब करना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और प्लस ऑपरेशंस के बारे में कि कैसे हम पीएचपी वेब एप्लीकेशन का यूज करके माई एसक्यूएल में डेटास को ऐड करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, या ये सारे ऑपरेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में आपको एजेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। एजेक्स क्या है? एजेक्स एक जावा स्क्रिप्ट का टूल है, बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से हम कोई भी सर्वर साइड ऑपरेशन कर, सर्वर साइड ऑपरेशन का मतलब है डेटाबेस ऑपरेशन। मतलब कि एजेक्स एक ऐसा टूल है जिसमें आप जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से, with the use of JavaScript, with the use of JavaScript, 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 you can perform any डेटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस ऑपरेशन को हम लोग सर्वर साइड ऑपरेशन भी कहते हैं, बिकॉज डेटाबेस इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सर्वर। सो इफ यू वांट टू like perform any like activity, if you want to do any activity from the database, you want to read the data, you want to add a new data to the database, then you have to code on the server side। तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का, डेटाबेस से रिकॉर्ड डेटा को रीड करना, इंसर्ट करना, ये सब करना, ये जितने टास्क हैं ये सब सर्वर साइड ऑपरेशंस है। सो बाय यूजिंग एजेक्स, जावा स्क्रिप्ट कोड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन सर्वर साइड। ओके, एंड with the use of JavaScript you can perform any database operation without page refresh। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? विदाउट पेज रिफ्रेशिंग, मतलब आपका पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा। जैसे अब क्या फायदा है इसका? मान लो एक हमारा वेब एप्लीकेशन है, ऐसा हमारी एक वेबसाइट है techfile.in। अब मैंने बोला ना कि ये, जैसे सपोज ये हमारा एक पेज है techfile.in, देखना,
और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लाइक रिकॉर्ड्स यहाँ पे एडेड हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, और अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा दिख रहा है। अब इतने सारे डेटास को डेटाबेस से रीड करना, उसको अपने वेब एप्लीकेशन पे लाना, बिकॉज वेब एप्लीकेशन पेज पे बिल्कुल अलग है और माई सीक्वल वो क्या है, बिल्कुल अलग है ना। तो ये काम करने में टाइम लगता है। माइंड में कंप्यूटर की माइंड तो नहीं कहेंगे, वो एक माई सीक्वल अलग ही सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा रखा गया, उस डेटा को निकालना, उसमें बहुत सारे डेटा हैं, उनमें एक एक को रीड करना, उसको अपने हिसाब से HTML में बना के बाइंड करना, इन सब काम को करने में समय लगता है। अब जैसे एक ही पेज पे आपने 3-4 काम किया हुआ है पहले से, ठीक है, और उनमें से कोई एक काम आप और पेज के लोड होने के बाद, ये पेज मेरा लोड हो गया, फाइनली ये डिबगिंग बंद हो गई, पेज लोड हो गया। अब पेज लोड हो गया, तो पेज के लोड होने के बाद अगर मैं कोई ऐसा ऑपरेशन करूं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लूं, मैंने सर्च कर लिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औराई, और मैं सर्च बटन पे क्लिक, अब जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करूंगी, तो मुझे करना क्या था, मुझे ये जो नीचे स्टूडेंट्स अभी सारे दिख रहे थे, मुझे सबको नहीं देखना था, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और आई के स्टूडेंट्स को देखना था। लेकिन होगा क्या, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और आई के स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, कौन बताएगा कि कौन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और आई का है, वो डेटाबेस बताएगा, बिकॉज डेटा हैज बीन ऑलरेडी सेव्ड टू द डेटाबेस। आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा के डेटा गेट कर सकते हो। अब हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और आई के स्टूडेंट को गेट करने के लिए जाना पड़ेगा वापस कहाँ, डेटाबेस में, और वहां से नया डेटा लाके, और वो नया डेटा हम इसमें दिखाना चाहते हो। देखो अभी हम चाहते हैं ये ऊपर जो ये सब आया है ये ऐसे ही रहे, ये जो यहाँ पे आया है ये ऐसे ही रहे, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन के आया ये ऐसे ही रहे, बस चेंज क्या हो, चेंज हो पेज का इतना सा पार्ट, जहाँ पे स्टूडेंट की फोटोज और डिटेल्स दिख रहे हैं वो चेंज हो बस। तो और इसके नीचे फुटर विटर बनाया हुआ गया है, अभी बहुत सारे हैं, ये बिल्कुल सेम हो। तो हम कह रहे हैं कि पेज के जब किसी भी एक पार्ट पे, पेज के किसी एक पार्ट पे अगर कोई डेटाबेस का ऑपरेशन करना है, कोई सर्वर साइड ऑपरेशन करना है, तो पूरे पेज को अगर फिर से लोड करेंगे तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। तो उसमें और टाइम लगेगा, तो इससे ज्यादा अच्छा है बिना पेज को रिफ्रेश किए हमारा डेटाबेस का काम भी हो जाए, और जो भी हम डेटाबेस में चीजें मैनिपुलेट करना चाह रहे थे वो काम भी हो जाए, और हमें अपना जो पूरा पेज रीलोड भी ना करना पड़े। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से मिलेगी, एजेक्स से मिलेगी। तो एजेक्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हम पेज के किसी एक पार्ट को, पेज के पूरे पेज को नहीं, पेज के किसी एक पार्ट को अपडेट करना चाहते हैं, और या फिर कोई डेटाबेस ऑपरेशन करना चाहते हैं और बाकी कंटेंट को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पहले था। एजेक्स आता है हमारे सामने। ओके, ये सभी को सुनाई दे रहा है ना, कोई बोल रहा है वॉइस इज ब्रेकिंग, सभी को सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, रिप्लाई करेंगे एक बार। हम्म, ठीक। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये एक हमारा ये है, और एक हमारे पास है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो एक तरीके का प्लगइन है, जिसका यूज करके यहाँ पे बहुत सारे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, अब ये हर जगह पे इतना यूज नहीं हो सकता, ये एक आप कह सकते हो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, जिसको आप अलग अलग कस्टमाइज करने का मतलब होता है कि अपने हिसाब से बना लेना। ओके, तो कस्टमाइज करके आप अलग अलग वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। लेकिन अब जब बहुत बड़ा वेब एप्लीकेशन बनाना हो, सब कुछ आपके बिजनेस का हिसाब से होना चाहिए, तब वर्डप्रेस सही नहीं है। लेकिन छोटे वेबसाइट्स वगैरह बनाना होता है तो ये वर्डप्रेस सही। अब इसका प्लगइन का क्या मतलब मैं बताती हूँ कि ऐसा तुम समझ लो कि ये एक बना बनाया सॉफ्टवेयर पीएचपी में लोगों ने दे दिया है। जैसे हमें बहुत सारे काम करने के लिए खुद से कोडिंग लिखना पड़ रहा है, कोई फोटो लगानी है, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है,
या फिर ऐसे काम करना है, HTML का, PHP का, हर जगह कोड लिखना पड़ेगा। इन्होंने कहा तुम इतना कुछ मत करो, तुम्हें एक छोटी नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हमने तुमको UI टूल्स दे दिए। UI टूल्स का मतलब, UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, जहाँ पे यूजर क्लिक करके, राइट क्लिक करके, माउस का यूज करके, ड्रैग एंड ड्रॉप के हेल्प से और आसान तरीके से, सब मिला जुला के आसान तरीके से वही वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर पा रहा है। उसको उतना ज्यादा कोडिंग भी नहीं लिखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें लिखी लिखाई मिल जा रही हैं, फोटो लगा हुआ मिल जा रहा है। उसकी जगह पे बस आपको एक जगह दे दिया कि यहाँ पे आप अपना फोटो डालो, आपका फोटो दिखने लगेगा। उस टेक्स्ट दिख रहा है, उन्होंने एक जगह दे दिया कि यहाँ अपना टेक्स्ट डालो, तुम्हारा अपना टेक्स्ट दिखने, तुम्हें लग रहा है अरे वाह मेरी वेबसाइट भी बन रही है, मुझे उतना HTML और PHP का कोड भी नहीं लिखना पड़ रहा है, तो आसान है। लेकिन जो है बहुत बड़े वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, मतलब जब आपको पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन ले जाना है, तब के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। तो अब ये 4 चैप्टर तुम्हें देखने को मिलेगा। एक PHP प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर, एक चैप्टर तुम्हें देखने को मिलेगा जहाँ पे हाँ ब्लॉगर स्पेशल, हाँ सही कह रहे हो, वो उसी टाइप की वेबसाइट्स के लिए सही है जहाँ पे ब्लॉगिंग, न्यूज पोर्टल या कुछ ऐसा बनाना हो इंफॉर्मेटिव टाइप का, जहाँ पे फोटोज लगे हैं, इंफॉर्मेशन दिख रहा है अलग अलग तरीके से, थोड़े एनिमेशंस आ रहे हैं और ऐसे, तब के केस के लिए वो हमारा वर्डप्रेस यूज करना सही। तो ये जो 4 चैप्टर हैं, यही है ना 4, तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, मैं अगर बात करूं, अगर मैं बात कर रही हूँ डिप्लोमा की, तो मैं कहूंगी ना कि डिप्लोमा में जो है उतना इंटरनल क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे अगर मान लो हमारे पास, हम कंडीशनल पढ़ रहे हैं या फिर लूपिंग पढ़ रहे हैं, एरे पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग, तो ये नहीं पूछेगा कि राइट डाउन द प्री डिफाइंड, जैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा वो वाला बता रहे हैं। ये नहीं पूछेगा कि राइट डाउन प्री डिफाइंड फंक्शंस फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग आर एरे, ऐसे करके नहीं पूछेगा, मतलब बहुत कम पूछेगा। कैसे पूछेगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरे, सीधे सीधे सीधा क्वेश्चन है, सीधा पूरे पूरे चैप्टर पे ये क्वेश्चन बना देगा, सीधे सीधे पूछ दिया व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन PHP, सीधा क्वेश्चन, कोई घुमाना फिराना, कोई इंटरनल वाली बात। व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन PHP, सीधा सीधा क्वेश्चन। व्हाट इज MySQL, व्हाट इज MySQL, and write down method of MySQL connectivity from PHP application। PHP के वेब एप्लीकेशन को MySQL सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है तो कैसे लिखा जाएगा, तो सीधा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, जो देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे इन्होंने तो पूरे चैप्टर पे ही क्वेश्चन कर दिया। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके लिए सही है, आपको उसके बारे में जो बातें पता है सब अपने हिसाब से उसको मिनिमाइज करके या मैक्सिमाइज करके जैसे लिख सकते हो तुम वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो डिप्लोमा में ओके, तो डिप्लोमा में उतना ज्यादा डीप जाके नहीं पूछेगा, बट यस चीजों के बारे में आपको पता रहेगा, जब मेन टॉपिक्स के बारे में, तभी आप उसके बारे में लिख पाएंगे, ऐसे आप नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हर टॉपिक को कम से कम टच करो, हर टॉपिक को टच करो, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे, नहीं, वो आपके क्वेश्चन पेपर में हर चैप्टर टच हो जाएगा, वो चाहे पूरे चैप्टर पे ही क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज वर्डप्रेस, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, लेकिन हर चैप्टर से आएगा, तो कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, पढ़ना सभी को है, बट ये है कि आपको उतना डीप जाके नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक्स को टच करना है। अगर आपने उसको थोड़ा सा पढ़ लिया तो आप उसके बारे में बेहतर लिख पाएंगे। ओके, तो हम कल पढ़ रहे थे इफ एल्स और लैडर एल्स इफ के बारे में। हमें इसमें आपको थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, जो आपको अभी ध्यान से सभी को सुनना है। देखो, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, जब भी इफ जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है,
तो जब भी हम बात करें इफ की, कल मैंने बताया था इफ लिखने के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। हर बार प्रोग्रामिंग में जहां जहां इफ लिखा जाएगा, एक सेकेंड रुक जाना, तो अगर प्रोग्रामिंग में जब भी इफ लिखा जाएगा, इफ लिखने के बाद हमेशा क्या लिखा जाएगा, कंडीशन। अब देखो इफ के बाद क्या हो सकता है, मुझे एक बात पता है, कल भी मैंने बताया, कंडीशन जहां भी कहा जाता है कि यहाँ कंडीशन लिखो, तो इसका मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है यहाँ कुछ ऐसा लिखो जो कैलकुलेट होने के बाद, जो एग्जीक्यूट होने के बाद बूलियन वैल्यू रिटर्न करे, मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करे। तो यहाँ जो भी लिखेंगे ना, उसका आउटपुट दो ही में से कुछ एक आएगा, कि तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। अगर ट्रू फॉल्स नहीं भी आएगा तो जबरदस्ती वो उसे ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने कल बताया कि अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी लिख दोगे तो भी वो उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, किसमें, ट्रू फॉल्स में। मतलब 0 रहेगा तो उसे फॉल्स समझ लेगा, बाकी सारे इंटीजर रहेंगे उसे ट्रू समझ लेगा, बट ये समझता सिर्फ ट्रू फॉल्स है। तो जब भी हम इफ लिखते हैं, इफ के बाद हमेशा कंडीशन लिखते हैं। इफ के बाद जो कर्ली ब्रैकेट में लाइन लिख दी गई, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, ये पूरा का पूरा अब डिपेंड करता है किस पे, इस पे। जब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा तो इसके अंदर हमारा कंट्रोल इंटर करेगा और ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं तो सीधे इसके बाहर। अब बात आती है कि इसके बाहर क्या है, उसके हिसाब से उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो अब इसके बाद, इफ के ब्लॉक के बाद, इफ का ब्लॉक कहां से कहां तक है, कर्ली ब्रेसेस के शुरू से लेके कर्ली ब्रैकेट के लास्ट तक। अब इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है सिर्फ इल्स लिखा हो, इफ के बाद क्या लिखा हो, सिर्फ इल्स लिखा हो। सिर्फ इल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट, लिखे हुए स्टेटमेंट का रिजल्ट अगर फॉल्स आ गया तो फिर सीधे स्किप करेगा और ये इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा बिना कुछ देखे। ओके, बिना कुछ देखे क्या करेगा, इसको रन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इस तरीके से एक हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जब भी हम ऐसा अपना इफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी को हम इफ इल्स स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इफ इल्स स्टेटमेंट का मतलब जहां एक इफ लिखा गया हो और उसके ब्लॉक के तुरंत बाद क्या लिखा गया हो, इल्स लिखा गया हो। अब एक और तरीका है हमारे पास इसको यूज करने का, मेथड 3। मेथड 1 आपने देखा, जहां आपने देखा सिर्फ इफ लगाया और इफ के बाद कोई इल्स नहीं, सीधे दूसरा स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दिया ऐसे। तो ये एक तरीका है। एक तरीका है कि इफ लिखने के तुरंत बाद, इफ के ब्लॉक के तुरंत बाद इल्स लिखना शुरू किया। और एक तरीका है कि हमने लिखा इफ, और इफ के बाद हमने कंडीशन लगाई और कंडीशन के बाद हमने ये ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट बनाने के बाद हमने इल्स तो लगाया, लेकिन इल्स के बाद मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जैसे ही ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो यहाँ पे लिखा हुआ कोड तुरंत रन करने लगे। नहीं नहीं, मैंने कहा कि आपको सपोज देयर इज अ कंडीशन, हमने कहा कि अगर सपोज आपको स्कूल जाना है, हमने कहा बारिश होगी तो आपको स्कूल नहीं जाना है, बारिश नहीं होगी आपको स्कूल जाना है। ये एक बात सेट हो गई। एक ही बात है, बारिश होगी या नहीं, बारिश होगी ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें स्कूल नहीं जाना है। अगर ये फॉल्स हो रहा है, मतलब अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम सीधे क्या करेंगे, स्कूल चले जाएंगे। ये हो गया इफ इल्स। कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो सीधे इल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना कुछ चेक किए। लेकिन एक और यहाँ पे तरीका हो सकता है, क्या, मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधे इल्स एग्जीक्यूट नहीं करने लगना है, इसके पहले भी एक कंडीशन है। तो अब हमने इफ के बाद इल्स लिखा और इल्स के बाद फिर से कंडीशन लगा दी, इफ लिख दिया। और मैंने बताया जहां जहां इफ लिखा जाएगा इसके तुरंत बाद क्या लिखा जाएगा, कंडीशन। तो हमने लिखा इफ और इफ के बाद हमने इल्स तो लिखा, इल्स से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब, ये वाली लाइन
लाइन स्टेटमेंट का मतलब लाइन, ये वाली लाइन इल्स से स्टार्ट हो रही है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब इसके पहले इफ जरूर होगा। कोई भी स्टेटमेंट अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब उसके ऊपर इफ जरूर होगा, और ये रन होगा कि नहीं होगा, इसका चांस आएगा कि नहीं आएगा, इसका नंबर आएगा एग्जीक्यूट होने का नहीं आएगा, पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर वाले स्टेटमेंट पे। अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट रन हो गया तो इसका नंबर ही नहीं आएगा, इसका चांस ही नहीं आएगा। इसका चांस सिर्फ तभी आएगा जब इफ वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो आया इल्स के पास, कहा अच्छा ठीक है, इल्स का मतलब है अन्यथा, अदरवाइज। क्या ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या ऐसा है। अब ये वाला इल्स हमें डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कराना है, अब ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर एक और कंडीशन है। तो बात ये है, पहली बात तो ये है, ये यहाँ तक कंट्रोल कब आएगा, ध्यान से सुनना। पहली बात ये है, कंट्रोल जो हमारे प्रोग्राम के एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर, वो यहां तक कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर कब जाएगा, जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब ये स्टेटमेंट अगर मैं इसको, इस कंडीशन को मैं कंडीशन नंबर 1 मानूं और इस कंडीशन को मैं कंडीशन नंबर 2 मानूं, तो यहाँ लिखा हुआ ब्लॉक सिर्फ तभी रन होगा जब condition 1 equals to false and condition 2 equals to true। यहां लिखा हुआ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा बस एक ही कंडीशन में, जब कंडीशन 1 इक्वल्स टू ट्रू। तो इस तरीके से हम इफ एल्स बनाते, और ऐसे ही अब देखो ये वाला एक इफ आया था तो इसका एल्स ये हो गया। अब हम चाहें तो ऐसे हम इल्सिफ इल्सिफ कई बार लिख सकते हैं, जितनी बार आपको अलग अलग कंडीशन लगानी है और कंडीशन के आधार पे अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, उतनी बार आप इल्सिफ 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 लगा सकते हैं। यहाँ मैं लिख सकती हूँ फिर से एक बार इल्सिफ, यहाँ मैं लिख सकती हूँ कंडीशन, और फिर मैं यहाँ पे ब्लॉक बना सकती हूँ और इस ब्लॉक के अंदर में स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, इस ब्लॉक के अंदर में स्टेटमेंट लिख सकते हो। लेकिन और अगर आपकी मर्जी हो, हाँ वो भी बता रही हूँ, तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा मोनू जायसवाल, बिना इल्स का 2 इफ भी लगा सकती हो, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है वो तुम्हें बताती हूँ मैं अभी। तो ये इल्स इफ हम लिख सकते हैं बार बार, और फिर यहाँ अब ये सिर्फ इसको मैं अगर कंडीशन नंबर 3 मान लूं, यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा बताओ, इल्स इफ जो दूसरा वाला इल्स इफ है उसके अंदर लिखा हुआ कंडीशन स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा बताओ। तो यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन नंबर 1 इक्वल्स टू फॉल्स एंड कंडीशन नंबर 2 इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, दोनों कंडीशन, इसके ऊपर लिखी हुई दोनों कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। और हाँ आयुष, एंड एक और कंडीशन है, दोनों का फॉल्स होना ही काफी नहीं है, यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए ऊपर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का फॉल्स होना काफी नहीं है। एक और बात है, क्या बात है, कंडीशन नंबर 3 जो है वो ट्रू भी होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 3 अगर ट्रू नहीं होगी तो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब लास्ट में अगर आप चाहो तो एक इल्स ब्लॉक भी लगा सकते हो, और ये इल्स ब्लॉक आपके लिए पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। ये इल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन 1 क्या हो जाए, फॉल्स, साथ ही साथ कंडीशन 2 भी क्या हो जाए, फॉल्स, साथ ही साथ कंडीशन 3 भी क्या हो जाए, फॉल्स। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर बिना कुछ चेक किए, बिना कुछ ट्रू प्रूफ किए सीधे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, एक बार अगर इल्स आ गया तो अब इसके बाद फिर से इल्सिफ नहीं आएगा, दूसरा इल्स नहीं आएगा। एक बार अगर इल्स आ गया तो इल्स के बाद फिर दूसरा ना तो इल्सिफ आएगा और ना ही इल्स आएगा, अब सीधे आप एक नया इफ से शुरू कर सकते हो। जहां भी प्रोग्राम के लास्ट में यहाँ इल्स आ गया तो इल्स के बाद दूसरा इल्स या दूसरा इल्सिफ फिर नहीं आएगा। अब इसको हम जानते हैं किस नाम से, इसको हम जानते हैं लैडर इल्सिफ के नाम से।
लैडर इल्स इफ स्टेटमेंट। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि इन दोनों में क्या अंतर है। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं इफ के बाद मैं लिख दूं कंडीशन और ये ब्लॉक बना दूं, और एक बार फिर से लिख दूं इफ, और इफ के बाद मैं लिखूं कंडीशन और ब्लॉक बना दूं, तब भी तो ठीक है। यहाँ भी तो कंडीशन नंबर 1 और यहाँ भी तो कंडीशन नंबर 2 लग रही है, और अलग अलग ब्लॉक बन रहा है। कंडीशन चेक होगी और कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन चेक होगी और कंडीशन के हिसाब से हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, है ना ऐसा। तो कौन मुझे बताएगा, मैं अनम्यूट करती हूँ, कौन कौन मुझे बताएगा कि ऐसे मैं 2 बार इफ लिखूं और मैं यहाँ पे इल्स इफ, ऐसे मैं इफ के बाद इल्स इफ लिखूं, एक इफ लगाने के बाद, एक इफ में कंडीशन लिखने के बाद दूसरी कंडीशन में इफ लिख के लगाऊं, या दूसरी कंडीशन में इल्स इफ लिख के लगाऊं, इन दोनों बातों में क्या अंतर है, कौन कौन बताएगा। चलो अब तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करके बताओ इसमें क्या अंतर है। मैम इफ और एल्स वाला वो कंडीशन आयुष, चलेगी। आयुष कुछ बोल रहे हो क्या, शायद मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा। मैम जो रुको 1 मिनट। जो इफ इल्स है, अगर इफ का कंडीशन रॉन्ग होगा तो इल्स वाला रन कर जाएगा। सेकंड इफ है, उसमें पहला इफ का कंडीशन रन होने के बाद ही दूसरा होगा। आप फिर से बोलो एक बार। मैम अगर इफ इल्स में इफ की कंडीशन गलत हो गई तो इफ इल्स वाला कंडीशन रन हो जाएगा, लेकिन अगर सेकंड जो इधर इफ और फिर इफ वाला है, अगर इसमें पहले इफ का कंडीशन रन होगा तभी दूसरा कंडीशन रन होगा, आइदर आर कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला कंडीशन इफ का रन हो जाए और इफ का दूसरा कंडीशन रॉन्ग हो जाए, तो कुछ उसके बिहाफ पे भी आउटपुट प्रिंट होगा। देखो ठीक है, गुड ट्राई। क्या नाम है तुम्हारा? रामा। हाँ, तो देखो, एक तुषार तिवारी ने जैसा सही बताया कि मैं एक जारी 1 मिनट। देखो इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है ना कि जितनी भी स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट होगी, जितनी भी स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगी, इफ से स्टार्ट होगी, वो जरूर चेक की जाएगी। इस वाले इफ का इस वाले इफ से कोई लेना देना नहीं है, इस वाले इफ का इस वाले इफ से कोई लेना देना नहीं है। ये वाला इफ हर बार चेक किया ही जाएगा, चाहे ऊपर वाला कंडीशन ट्रू हो, चाहे ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स हो। लेकिन अगर प्रोग्राम में, क्योंकि ये दोनों सिंगल इफ हैं, ये एक सिंगल इफ है, ये एक सिंगल इफ है, ये वाला इफ अलग है, ये वाला इफ अलग है। लेकिन वही अगर ये स्टेटमेंट इल्स इफ रहता तो ये स्टेटमेंट अलग और ये स्टेटमेंट अलग नहीं है, ये पूरा ही एक स्टेटमेंट है। कौन सा? इल्स इफ स्टेटमेंट, या लैडर इल्स इफ स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं रिपीट करिए तो। रिपीट करूं? जी मैम, नेटवर्क इस वजह से आवाज नहीं सही आ पा रही। मैंने बोला कि अगर हम स्टेटमेंट को इफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है। इस वाले स्टेटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, और इस वाले स्टेटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये कंडीशन चेक। इफ कंडीशन 1 का ये जो ब्रैकेट करली ब्रैकेट बंद है, अगर ये बंद ना रहे तो उस पे डिपेंडेंसी आ जाएगी सेकंड कंडीशन 2 का। नहीं, तब भी नहीं आएगी। इस कर्ली ब्रैकेट के ओपन क्लोज होने का सिर्फ मतलब क्या है ना कि देखो ये ब्लॉक को दिखाता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे लिखी हुई कितनी लाइन कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होगी, नीचे लिखी हुई कितनी लाइन कंडीशन के मैम हिसाब से एग्जीक्यूट होगी। अगर एक सेकेंड कर्ली से कर्ली ब्रैकेट के जगह इंडेंटेशन भी तो दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ वो इंडेंटेशन पाइथन का में कोई होगा। मतलब नहीं, वो पाइथन का में है उसका मतलब। यहाँ पे अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो फिर इफ के अंदर बस एक ही लाइन मानी जाती है। जैसे तुमने लिखा इको और यहाँ पे तुमने लिख दिया हेलो, फिर तुमने दूसरा लिखा इको और फिर तुमने लिख दिया वर्ड, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन इस वाली लाइन का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है,
इस वाली लाइन का ये वाला लाइन, ये वाला स्टेटमेंट इफ के बिल्कुल बाहर है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा एज अ सिंपल स्टेटमेंट। तो ये वाला जो इको वर्ड हमने लिखा है ये हर बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, वर्ड प्रिंट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो तब, चाहे कंडीशन फॉल्स हो तब। और अगर हम इसके बाद ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बना दें तो फिर दोनों लाइन कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होंगी। कंडीशन ट्रू तो दोनों एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स तो दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसका 2 बार इफ का, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा जितनी स्टेटमेंट इफ से शुरू होगा ये सारा जरूर चेक किया जाएगा। तो कंट्रोल इसको भी चेक करेगा, ये अगर एग्जीक्यूट होगा तो इसे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं होगा छोड़ देगा, और इसे भी चेक करेगा, ये अगर ट्रू होगा इसे एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू नहीं होगा तो इसके बाहर आ जाएगा, इसको स्किप कर देगा। वहीं अगर हम इस स्टेटमेंट के पहले एल्स इफ लगा देते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है। क्यों टाइम बच जाता है? क्योंकि अब अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो फिर यहाँ तक आने की और चेक करने की कोई बात ही नहीं रह जाती। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है वो क्या है उससे मतलब ही नहीं है, वहां तक कंट्रोल आएगा ही नहीं। कब? जब ये ट्रू हो जाएगा तब, ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तब। और यहाँ तक कंट्रोल सिर्फ तभी आएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये डिफरेंस है 2 बार इफ लिखने का और इफ इल्स लिखने का। इफ इल्स तब यूज करते हैं जब हमारे पास कई सारी कंडीशंस हो और हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि सारी कंडीशंस को हमें एक साथ ट्रू नहीं करना है। उन सारी कंडीशंस में से कोई एक ही कंडीशन एक समय पे ट्रू होगी और कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब हम इल्स इफ लैडर लगाते हैं। और जितनी अलग अलग कंडीशन है जिसे हर बार प्रोग्राम में चेक कराना ही है तो उसके लिए हर बार अलग अलग इफ लगाते हैं, इल्स इफ नहीं लगाते हैं। ये बात समझ आई क्या? अब कोई कुछ पूछना चाहता है पूछेगा, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो। मैम इफ का कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट कंडीशन का इफ के फर्स्ट कंडीशन का कर्ली ब्रैकेट ऑन करके इन उसके अंदर हम सेकंड इफ चालू करें कंडीशन 2 का, तो क्या वो नेस्टेड इफ के थ्रू सही रहेगा जो मैं पहले बोल रहा था? हाँ, ये यही है बिल्कुल। देखो अब हमारा कहना ये है ना कि जैसे हम अभी तुम्हें कह रहे हैं कि इफ सिंगल इफ अगर लिखते हो तो सिंगल इफ एक स्टेटमेंट है, सिंगल इफ अगर लिखते हो तो सिंगल इफ क्या है? एक स्टेटमेंट है। या फिर अगर तुम इफ इल्स लिखते हो तो इफ इल्स भी क्या है? एक स्टेटमेंट माना जाएगा। इफ इल्स क्या माना जाएगा? एक स्टेटमेंट, क्योंकि इफ और इल्स में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होना है एक बार में। और ऐसे ही अगर हम इल्स इफ के को कई बार जैसे इल्स इफ को लैडर में अगर यूज करते हैं तो भी ये क्या माना जाएगा? एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि इन सारे इल्स इफ या इल्स में से कोई एक ही स्टेटमेंट एक बार में एग्जीक्यूट होगा। तो बात ये आती है ना कि हमने एक बार ऐसे इफ लिखा, ये मैंने क्यों बताया? इसलिए बताया कि एक बार तुमने इफ लिखा तो तुमसे कहा जा रहा है कि इफ को लिखने के बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा? इफ को लिखने के बाद यहाँ कंडीशन लिखने के बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा। वो स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल बना सकते हैं, कोई इफ लगा सकते हैं, कोई इफ इल्स लगा सकते हैं, कोई लैडर इल्स इफ लगा, स्टेटमेंट लिखा जाएगा। अब स्टेटमेंट में आप कुछ भी लिख लो, आप इफ लिख लो, आप इफ इल्स लिख लो, आप लैडर इल्स इफ लिख लो, आप जो लिख लो वो सब सही है। तो इसको हम बोलते हैं लैडर, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ इल्स या कुछ भी बोल सकते हैं। कब? जब एक इफ के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा गया उस स्टेटमेंट में दूसरा इफ आ जाए या दूसरा इफ इल्स आ जाए या दूसरा इल्स इफ आ जाए तो अब देखो ये इसके अंदर हम एक और इफ लगा दें, इसके अंदर हम क्या लगा दें? एक और कंडीशन लगा दें। और ये तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले इफ को हम बोलेंगे नेस्टेड इफ। इस वाले इफ को, ये जो यहाँ लिखा गया इसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ। क्यों नेस्टेड इफ? क्योंकि ये किसी दूसरे इफ के ब्लॉक के अंदर यूज किया गया है। अब ये वाला जो इफ है ये अलग है और ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है ये इफ स्टेटमेंट
एक सिंगल इफ स्टेटमेंट है, बशर्ते बस इतना सही अंतर है कि ये वाला जो इफ है वो अब इस वाले इफ के ब्लॉक के अंदर है। इसका मतलब कि ये तभी एग्जीक्यूट हो पाएगा जब कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा, और ब्लॉक के अंदर तभी आएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। मतलब कि अगर इसे कंडीशन नंबर 1 कहें और इसे कंडीशन नंबर 2 कहें, तो इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? लिख के बताओ या बोल के बताओ, यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब मैम 1 जब कंडीशन में ट्रू कंडीशन होगा और ट्रू 1 होगा मैम। कंडीशन होने के बाद ट्रू भी सही होगा। एग्जैक्टली अगर 1 वाला गलत हो गया तो 2 वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा, और 1 वाला सही होने के बावजूद अगर 2 वाला सही नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ वाला यहाँ जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, चाहे वो कुछ भी लिखा है, वो सिर्फ तभी की बात है जब पहले कंडीशन 1 ट्रू हो जाए और साथ ही साथ कंडीशन 2 भी ट्रू हो जाए, क्योंकि कंडीशन 2 जो है वो कंडीशन 1 के अंदर है। अब कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो गया तो फिर यहाँ तक आने की कोई बात ही नहीं है, ये ट्रू है कि फॉल्स है उसको चेक करने की कोई बात ही नहीं है। ओके तो ये, और यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ, वो क्या होगा, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक ही कंडीशन है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू हो जाए तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट सीधे एग्जीक्यूट होने लगे। तो हम देखो अब बात वही आती है, ये वाला जो इफ हमने यूज किया, ये वाला इफ, ये नेस्टेड इफ है। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे इफ के ब्लॉक के अंदर आया। अब वही बात आ गई कि हम जब भी इफ लगाते हैं तो इफ के ब्लॉक के बाद हम इल्स भी लगा सकते हैं और इल्स इफ भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अब एक नेस्टेड इफ इल्स हो गया। ये वाला जो इल्स है वो किस वाले इफ का है? इस वाले इफ का है। अब बताओ मुझे बोल के एक बार कि यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? मैं जब ऊपर वाली कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। मैम जब फर्स्ट कंडीशन रन होगी तो ट्रू होगा, और जब सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इल्स वाला एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू हो सकता है। एग्जैक्टली हो सकता है, नहीं होना ही चाहिए। हाँ मैम, तभी मतलब क्योंकि सेकंड रन करेगा। हाँ, तो ये वाला जो इल्स है ना, ये जो इल्स ब्लॉक है ये किसका है? ये इस वाले इफ का है। मतलब ये इल्स एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे। अब लो, अब मतलब तुम्हें मैम क्वेश्चन ये वीडियो आंसर बार देने बार के लिए कट क्या क्यों हो तुम जाता बरखा है? को बुलाने लगे हैं? हेलो मैम। जो बरखा को बुला रहा है अनम्यूट कर लो। मैम ये वीडियो बार बार कट क्यों हो जाता है? कट नहीं होता, कट हो जाता होगा बा, नेटवर्क की वजह से। बार बार मैम रिज्वाइन करने होते हैं, इसी वजह से कल की क्लास मैं नहीं ले बिना पाए थे। इफ का इल्स नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, देखो ये वाला जो इल्स ब्लॉक है वो किसका है? किस वाले इफ का है? इस वाले इफ का है। मतलब ये इल्स जो है वो इसके ठीक ऊपर जो इफ आया है उस इफ का ये इल्स है। ये इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब ये कंडीशन हमेशा इल्स कब एग्जीक्यूट होता है? जब इफ के साथ दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब ये एग्जीक्यूट होगा, और यहां तक कंट्रोल आएगा कब? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये सब किसके अंदर लिखा गया है? ये सब किसके अंदर लिखा गया है? पहली वाली इफ के ब्लॉक के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन 1 क्या हो जाए? कंडीशन 1 क्या हो जाए? फॉल्स हो जाएगा। नहीं, कंडीशन 1 क्या हो जाए? ये आउटर इफ जो है। कंडीशन 1 तो ट्रू होगा, लेकिन कंडीशन 1 ट्रू रहेगा बट सेकंड वाला कंडीशन फॉल्स 2 रहेगा। फॉल्स हो जाए, है ना? हाँ मैम, कंडीशन फर्स्ट 1 जो है वो क्या हो? ट्रू ट्रू हो। हो और सेकंड फॉल्स हो। एग्जैक्टली, कंडीशन 1 2 हो, ट्रू हो, मैम और कंडीशन 2 जो है वो क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। हेलो मैम, क्या हो? आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को यूट्यूब पर रिपोस्ट कर दिया करिए, क्योंकि इससे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बार बार वीडियो कट जा रही। ठीक है, आज से कर देंगे। यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला क्या आपको? नो मैम। यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप इसी में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दो प्राइवेट चैट में, तो हम उस पे भिजवा देंगे आपको यूजर आईडी। वहां से लॉगिन करोगे, वहां सब वीडियो अपलोड होती है, वहीं पे मिल ठीक है मैम। कल कल पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, किसी ने रिप्लाई भी नहीं दिया।
व्हाट्सएप पे देखो लिंक विंक भेजा जाता है, 100 ग्रुप हैं लगभग, वो सब मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, लिंक वाले सब ऊपर आ जाते हैं, तो देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉल करोगे तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा बिल्कुल। एक नंबर मैं भेज रही हूँ, उस नंबर पे अभी कॉल चाहो तो कर लो, अभी तुम्हें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये नंबर है ऑफिशियल, इस पे कॉल कर लो, अभी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को, और अब हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने वाले। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं, और इसके एग्जांपल में फिलहाल हमें देखने की जरूरत है कुछ पहले कैसे एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन क्या है, इन सभी बातों के बारे में हमने देखा। और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी तुम जहां भी बोला जाए कि यहाँ कंडीशन लिखना है, तो तुम इस बात को ध्यान रखो कि यहाँ जो वैल्यू चाहिए वो ट्रू फॉल्स चाहिए। जैसे ये कल मैं एग्जांपल बता रही थी कि $A यहाँ पे बुलियन टाइप की वैल्यू नहीं है, इंटीजर टाइप की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहाँ आपने जो यहाँ पे पास किया, अगर उसका आउटपुट इंटीजर भी आया, फ्लोट भी आया, तो भी ये उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, किस में, बुलियन में, और बुलियन में बदल देगा। और उसके बाद पता, अब जैसे यही अगर स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग होती, जैसे यही अगर जावा होता, यही अगर C++ होता, तो ये प्रोग्राम ही गलत हो जाता, ये कंपाइल नहीं होता, क्योंकि ये कहता कि यहाँ पे जो आप लिख रहे हो इफ के बाद ना, यहाँ बुलियन स्टेटमेंट होना चाहिए। बुलियन स्टेटमेंट क्या है? बुलियन स्टेटमेंट है कि तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, यही बुलियन स्टेटमेंट। या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें रिलेशनल स्टेटमेंट, कंपैरिजन स्टेटमेंट आया हो, कंपैरिजन ऑपरेटर आया हो। जैसे कोई हमने स्टेटमेंट लिखा और ये ऑपरेटर लगा दिया, ध्यान से देखना। जैसे हमने कोई, अब यहाँ पे $A लिख के छोड़ देते हैं, नया प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मैंने एक नया प्रोग्राम में बनाती हूँ, और इसमें कंपैरिजन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मैंने लिखा p4p5.php। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो इस पे तुमने रिप्लाई कर दिया सुरजीत, इस पे तुम्हें वो करना, चलो ठीक है, हम बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PHP जो है ना, अब PHP का सब स्क्रिप्ट हमने बनाया, मतलब इसके अंदर हम PHP की कोडिंग लिखने जा रहे हैं। अब मैंने 2 वेरिएबल बनाया, $A, और इसमें हमने कोई दूसरी वैल्यू स्टोर कर दी, और एक बनाया $B, और इसमें हमने कोई और वैल्यू स्टोर कर दिया। तो जो भी स्टेटमेंट आप बनाओगे, चाहे जो कुछ भी बनाओ, जैसे मैं लिखती हूँ देखो ई को, और ई को मैं लिख देती हूँ $A इज ग्रेटर देन $B। ये ग्रेटर देन जो है वो क्या है? ग्रेटर देन, ये जो सिंबल है ये क्या है? ग्रेटर देन सिंबल को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, या फिर इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, या इसको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये जो हमारा सिंबल है ना, जब भी किसी स्टेटमेंट के बीच में, ये एक स्टेटमेंट है, जब भी किसी स्टेटमेंट के बीच में ये ऑपरेटर आ जाए, तो ये ऑपरेटर जो है ये ऑपरेटर आ जाए, तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिलेशनल स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट के बीच में अगर ये ऑपरेटर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रिलेशनल स्टेटमेंट। और रिलेशनल स्टेटमेंट का आउटपुट हमेशा की तो ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स। मतलब ये जितने भी रिलेशनल स्टेटमेंट्स है ना, इनका, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनका आउटपुट हमेशा ट्रू फॉल्स होता है। जैसे कि आप मुझे बताइएगा, अगर मैं लिखूं $A प्लस $B, प्लस एक ऑपरेटर है, तो प्लस ऑपरेटर किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? न्यूमेरिक टाइप की। अब ये एक बहुत लाइक ब्रॉड सा टॉपिक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये, रुक जाओ एक सेकेंड, तो हमने लिखा $A प्लस $B। अब फिलहाल प्लस जो ऑपरेटर है वो कैसा ऑपरेटर है? न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स हमेशा ऑल रिलेशनल ऑपरेटर, इसको तुम हमेशा याद रखना। अभी तो तुम इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लेकिन आगे तुम्हें बातें बहुत काम आएंगी कि ऑल रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर,
जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? बूलियन, मतलब उनका आउटपुट कैसा होता है? ट्रू फॉल्स होता है। तो जितने रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर तुम्हें मिलेंगे वो अगर किसी स्टेटमेंट में तुमने लगा दिया तो उसका आउटपुट ट्रू फॉल्स ही आएगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल करके इसको बताती हूँ। देखो अभी मैंने इस इक्वल वाले स्टेटमेंट को पहले हटाया, ये सब कमेंट है, जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सब कमेंट है, ये रन ही नहीं होगा, इनको देखने की जरूरत ही नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और हम बात कर रहे हैं इसकी, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं इफ $a इक्वल 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 एक सिंबल है, इफ $a इक्वल इक्वल्स टू $b, इफ $a इक्वल इक्वल्स टू $b, ये इक्वल इक्वल भी रिलेशनल ऑपरेटर है। इक्वल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, इज नॉट के बाद डबल इक्वल, ऐसे करके ये सब जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है। कंपैरिजन सबका जो आउटपुट है अगर किसी स्टेटमेंट में इनको लगा दिया तो उसका आउटपुट हमेशा जो है वो क्या आएगा? बूलियन आएगा। तो ठीक, तो अगर हमने लिखा इफ, अब यहाँ जो हमने स्टेटमेंट लिखा ये, इसमें हमने $a एक वेरिएबल यूज किया है, $b एक वेरिएबल। $a और $b को देखते हुए बताओ कि इस पूरे का आउटपुट क्या आएगा। अब $a की जगह पे तुम समझ लेना 70 और $b की जगह पे तुम समझ लेना, सॉरी गलत बोल दिया, $a की जगह पे समझ लेना 50 और $b के जगह पे समझ लेना 70। इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ 50 इक्वल इक्वल 70, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। तो जितने भी स्टेटमेंट में ये ऑपरेटर लगाओगे हमेशा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, जीरो है। और अब इसके बीच में जो स्टेटमेंट हमने लिखा ए इज इक्वल, या हमने लिख दिया बोथ नंबर्स आर इक्वल, ऐसे, और फिर हमने ऐसे लिखा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंपल इफ। और इफ के तुरंत बाद हम चाहें तो एक और स्टेटमेंट लगा सकते हैं, कौन सा? इल्स, और इल्स का भी ब्लॉक अलग से बना सकते हैं। तो मैंने लिखा इको। पर जब भी तुम ऐसा पैटर्न बनाओगे प्रोग्रामिंग में तो एक बात तो क्लियर है, कौन सी बात? कि कभी भी इफ और इल्स दोनों के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाला भी प्रिंट हो रहा है और ये वाला भी प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक इफ के अंदर है और एक इल्स ब्लॉक के अंदर। तो इस तरीके से, और यहीं पे अगर मैं लिख दूं, यहीं पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं ऐसे, मैंने लिखा इल्स इफ, इल्स के पहले, इल्स इफ के पहले हमने क्या लगा दिया? ऐसे, पहले इसको समझ लो। तो ये हमने कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? मैम बिना इल्स का इको में प्रिंट करा सकती हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन इसका क्या होगा? ये जो इको है ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है प्रोग्राम का, बिना इल्स के तुम लिख रही हो, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है प्रोग्राम का, ये हर बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब अभी प्रोग्राम रन कराऊंगी मैं तो ये वाला हमें प्रिंट होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, समझ रही हो? लेकिन वही अगर इल्स के अंदर रहेगा तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्रिंट होगा। अब डिपेंड करता है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, ये कंडीशन फॉल्स है तब जाके ये वाला प्रिंट होगा। इसको ध्यान दो। तो अब देखो, अब इसको हम बोलते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। हमने रन, अभी मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं a + 20 इक्वल इक्वल्स टू, ऐसे करके मैं लिख दूं। तो देखो इसमें दो ऑपरेटर आ गया, इसमें ऑपरेटर आ गया कौन कौन सा? बताओ, मैं तुम लोगों को अनम्यूट करती हूँ, तुम भी बताओ कुछ। इसमें दो ऑपरेटर आ गया, कौन कौन सा? मैम पहला वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर है और दूसरा वाला लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर है। ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। बिल्कुल। ये पहला वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर है और दूसरा वाला कौन सा? कंपैरिजन ऑपरेटर है या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। मैं जैसे अनम्यूट करती हूँ तुम इसी में बात भी करने लगते हो अपने फैमिली से। तो ये देखो, अब मुझे बताना कि पहले क्या होगा।
पहले ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा कि पहले ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी बात आती है इनकी ना, तो इसके बीच में काम करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा? ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है प्रियोरिटी। जिस ऑपरेटर की प्रियोरिटी हाई है वो एग्जीक्यूट होगा पहले, और जिस ऑपरेटर की प्रियोरिटी लो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रियोरिटी सबसे ज्यादा हाई है, फिर उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर जिसे हम कंपैरिजन भी कहते हैं, फिर उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरीके से हर ऑपरेटर्स की जो है प्रियोरिटी है। तो अब अर्थमेटिक की प्रियोरिटी हाई है तो पहले क्या होगा, पहले $A में 20 ऐड हो जाएगा, $A 50, 50 प्लस 20 70, और फिर ये कंपेयर होगा किसके साथ, बी की वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू क्या, 70। अब बताओ ऐसे अगर लिखा है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू रिटर्न करेगी कि फॉल्स रिटर्न करेगी? बिल्कुल। तो ऐसे अगर लिखा है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और फिर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जब हम ऑपरेटर और इनके बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ने को। अब देखो नेक्स्ट एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर से एक बार पीएचपी का स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट करा और इसको बंद किया, और इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स, अब ये जितने भी मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिख रही हूँ तुम भी इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो। और जब भी ऐसा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट या ऐसा, तो तुम भी इसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हमने फिर से बना, हमने लिखा $A इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, $B इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने लिखा इफ, कंडीशन लगाई, मैंने लिखा $A इज ग्रेटर देन $B, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ क्या, वो मैं अब इको में पास करूंगी। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है, अब इफ के बाद मैं दूसरा स्टेटमेंट लगा रही हूँ, लिख रही हूँ इल्स इफ, इस बार सिर्फ इल्स नहीं लिखा, इल्स लिखने के बाद इफ भी लगाया, और फिर एक और कंडीशन लगाई, लिखा $A इज लेस देन $B। लेस देन $B का मतलब $B इज ग्रेटर, और इसमें मैंने लिख दिया इको, और यहाँ प्रिंट करा दिया सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। और इसके बाद मैंने लिख दिया एक स्टेटमेंट, लास्ट में लिख दिया इल्स, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ इल्स लिख दिया और लिखा इको, और यहाँ लिख दिया बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो अब इस टाइप का जब पैटर्न, ये पूरा मिला के एक स्टेटमेंट है, ये पूरा मिला के एक स्टेटमेंट है। अब इस पूरे स्टेटमेंट में क्या होगा कि मुझे पक्का पता है कि तो ये नहीं तो ये, मतलब ये ऐसा कभी नहीं होगा कि ये भी प्रिंट हो जाए, ये भी प्रिंट हो जाए और ये भी प्रिंट हो जाए, या कोई दो प्रिंट हो जाए, क्योंकि ये सब जो है ये इल्स इफ लैडर का एक सीक्वेंस है, पैटर्न है। तो जब भी हम ऐसे लिखेंगे ना, इफ के बाद एल्स इफ, ये तो हमारा टाइम बचेगा। लगा के सोए रखेगा। कल लेके चले जाना। कहाँ से लिए हो? चलो, तो ऐसे जब भी लिखेंगे तो फिर क्या होगा, इस पैटर्न को हम बोलेंगे इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। और इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट में क्या होगा कि फिर इन सभी में से कोई एक ही स्टेटमेंट एक बार में एग्जीक्यूट होगा, कि तो ये स्टेटमेंट नहीं तो ये स्टेटमेंट, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये फॉल्स हो गई तो ये चेक होगा, ट्रू हो गई तो अगर आपने सही भी लिखा है तो भी वो चेक नहीं होगा। तो अब फिलहाल के लिए कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो आप ए और बी की वैल्यू रख के चेक कर लो कि कहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है, और उसके हिसाब से बताओ। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो फिर डायरेक्ट इसको बताओ कि नहीं ये वाला प्रिंट होगा। तो हाँ, तो दूसरा वाला इल्सिफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट। तो इस तरीके से हम लोग इल्सिफ स्टेटमेंट को बनाते, लिखते और उसको यूज करते हैं समय समय पे। मैंने ये बताया कि कैसे यूज होगा, अब कितने सारे प्रोग्राम में इसे यूज कर सकते हैं वो अनलिमिटेड है, और बहुत सारी लॉजिक लगेंगी। चलो, तो जब भी कभी पूछे कि एक सिर्फ स्टेटमेंट क्या है?
तो तुम्हें या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है या इफ एल्स क्या है, तो तुम इस तरीके का आंसर कर सकते हो। अब हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जिसे हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कौन सा, कुलदीप? उसके पीछे एक छोटा सा बटन होगा, उसको क्लिक कर दो। यहाँ यहाँ जी, वही तुम्हारे इस वाले, इसके जस्ट नहीं 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 नहीं, इधर पीछे, हाँ वही, हाँ क्लिक करो, हाँ फिर से क्लिक करो, क्लिक करो, करा, क्लिक करो। अभी बोला था, बोल रहा था ना जब क्लिक करा। चलो रहने दो, जाने दो, नहीं। स्विच स्टेटमेंट देखो, स्विच स्टेटमेंट जो है, स्विच स्टेटमेंट इज द ऑप्शनल ऑफ लैडर इज एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब अगर तुम्हें लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करने आता है तो फिर तुम्हारा सारा काम हो जाना है उसी से, स्विच स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर कभी कभी हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे देखना कैसे। अब बात जब आती है स्विच स्टेटमेंट की, तो स्विच स्टेटमेंट यूज कैसे होता है पहले वो हम देखते हैं। जब भी तुमको मैंने बताया, जब भी हम इफ लिखेंगे, इफ लिखने के बाद हमेशा क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन जब भी तुम्हारा स्टेटमेंट स्विच से शुरू होगा, तो स्विच जो है, स्विच के बाद कंडीशन नहीं लिखी जाती, स्विच के बाद तुम कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी लाइन, कोई भी स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट इंट आए, उसका रिजल्ट स्ट्रिंग आए, फ्लोट आए, बुलियन आए, फ्लोट आए, कुछ भी, कुछ भी, कोई भी एक्सप्रेशन तुम यहाँ पे पास कर सकते हो। अब देखो, ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक्सप्रेशन हमेशा एग्जीक्यूट होते हैं और वैल्यू देते हैं, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा, इसकी जितनी पॉसिबल वैल्यू तुम्हें लगती है, स्विच का यूज ही कब किया जाता है, स्विच इज यूज्ड, switch is used to execute different statement, switch is used to execute different statement based on the different value, based on the different value of an expression, of an expression। जब तुम्हारे पास एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के कई सारी वैल्यू आ रही है, एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है, एक लाइन है, और उस वो एग्जीक्यूट होने के बाद कई सारी वैल्यू तुम्हें दे रही है, और हर एक अलग वैल्यू के हिसाब से तुम अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, तो फिर बार बार तुम्हें कंडीशन ना लगाना पड़े, उसके लिए वो जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ लिख दो, स्विच के बाद लिख दो, और इस एक्सप्रेशन की जितनी पॉसिबल वैल्यू तुम्हें समझ आती है उतना केस बनाओ। हमने लिखा पहला केस, और केस के बाद लिखा जाता है वैल्यू। केस जो है वो क्या है, कीवर्ड है, केस जो है वो कीवर्ड है, और वैल्यू जो है वो स्टैटिक वैल्यू है। अब होगा क्या, इस केस के बाद लिखा जाता है स्टेटमेंट, और इसके बाद लिखा जाता है ब्रेक। ये जो है स्विच का एक सिंपल सा सिंटैक्स है। अब देखो कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट कुछ ऐसे होता है, ये पूरा ना जैसे इफ का ब्लॉक था, इल्स इफ का ब्लॉक था, वैसे ये पूरा एक ब्लॉक है। अब होगा क्या, अगर यहाँ एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ लिखी हुई वैल्यू के बराबर हो जाए, मैच कर जाए, तो फिर यहाँ से लेके और ब्रेक के ऊपर तक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वैल्यू से मैच नहीं करेगी, तो फिर ये चला जाएगा दूसरे केस के पास और उसकी वैल्यू को चेक करने लगेगा, फिर चला जाएगा दूसरे केस के पास और उसकी वैल्यू को चेक करने लगेगा, और ऐसे तुम चाहो जितने तुम्हें केसेस बनाने हैं उतने केस बना सकते हो, और हर केस के बाद अपना स्टेटमेंट और खत्म करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब जैसे तुमने लैडर इल्स इफ पढ़ा, तो लास्ट में एक इल्स लगा दिया, क्यों इल्स लगा दिया, ताकि अगर ऊपर वाली कोई इफ सही ना हो तो ऐसा ना हो कि प्रोग्राम का कुछ आउटपुट ही ना आए,
कुछ ना कुछ तो आए, कुछ ना कुछ तो चले। तो उस केस में क्या होता है, लास्ट में यहाँ हम एक क्या लगा देते हैं, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट भी कीवर्ड है जिसके बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी जाती। अगर ऊपर लिखी हुई किसी भी वैल्यू से एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं करी तो फिर ये वाला जो आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट है ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देती हूँ, फिर तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। स्विच switch matches value of output of, ऐसे कह लो, output of expression to the value given with case if output of expression matches to the value of case, the statement, comma लगा के लिख रही हूँ, the statement written within that case, उस केस के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट will execute हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से स्विच एग्जीक्यूट होता है। स्विच जो है वो अपना एक एक्सप्रेशन बना लेता है और उस एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यू के आधार पे अलग अलग स्टेटमेंट को रन कराना शुरू कर देता है। तो स्विच के अंदर केस, डिफॉल्ट, ब्रेक, ये सब स्विच जो ये सब हम यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स जो एज इट इज प्रोग्रामिंग में हमेशा यूज किया जाएगा और सेम काम को करेगा। ठीक है, तो अब जैसे तुम एग्जांपल समझो, मैंने कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल है। एग्जांपल समझो, मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है, पीएचपी की स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर हमने मंथ का नाम सेव कराया है। उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है, मंथ का नाम सेव करा है। मैंने लिखा $month इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जनवरी, फरवरी, ऐसे करके हो सकता है। मैंने कहा कि तुम्हें कंडीशन लगाना है और जनवरी फरवरी के हिसाब से प्रिंट कराना है कि, हाँ डिफिनीशन अभी लिखवाते हैं, रुको इसको पहले लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। तो जनवरी फरवरी के हिसाब से प्रिंट कराना है कि किस नंबर का मंथ है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ऐसे। तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ, बात समझना, इफ मंथ इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर डाल दिया जनवरी। और अगर जनवरी है, अगर ये कंडीशन सही है तो यहाँ इको के अंदर एक मैसेज डाल दिया, कहा कि दिस इज फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन लगाई, कहा इल्स इफ इस वेरिएबल की वैल्यू कोई बदल दे, कोई फरवरी कर दे तो भी गलत नहीं हो जाना चाहिए, हमारा लॉजिक हमेशा सही होना चाहिए। तो सब कुछ लगा देते हैं। मैंने लिखा इफ मंथ इक्वल्स टू फरवरी, तो हमने इसके अंदर एक ब्लॉक बनाया और इको में प्रिंट करा दिया, इको में लिख दिया दिस इज सेकेंड मंथ ऑफ ईयर, अब यहाँ कर क्या रहे हो, इस टाइप के प्रोग्राम में तुम कर क्या रहे हो, बात समझो। एक ही एक्सप्रेशन है मंथ, अब यहाँ मंथ की जगह पे कोई बड़ा फॉर्मूला भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां से एक वैल्यू आ रही है और इसी की वैल्यू को अलग अलग इसी एक्सप्रेशन को अलग अलग वैल्यू से कंपेयर करा रहे हो और ये सब में सेम है, इसकी वैल्यूज जो है वो अलग अलग हैं और इनकी अलग अलग वैल्यू के हिसाब से ये अलग अलग स्टेटमेंट है। तो मैं कह रही हूँ कि ये बार बार जो मंथ लिखना पड़ रहा है ये ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास एक आसान तरीका है, उसके लिए हमारे पास एक आसान तरीका है। कौन सा तरीका, मैं कह रही हूँ स्विच लगा लो ना, और स्विच के बाद डायरेक्टली वो वाला एक्सप्रेशन लिख दो जिसकी अलग अलग वैल्यूज आ रही थी। वो क्या है हमारे पास, मंथ, और मंथ की जितनी पॉसिबल वैल्यू तुम्हें समझ आती है उतने केस बनाओ। मैंने बनाया केस पहला और केस के बाद स्टैटिक वैल्यू लिखी जाती है जिससे ये कंपेयर होगा। मैंने पहला केस बनाया और लिख दिया जनवरी और मैंने कॉलन लगा के अपना स्टेटमेंट डाल दिया। मैंने लिखा इको और वही वाला स्टेटमेंट जो यहाँ लिख रहे थे, दिस इज फर्स्ट मंथ, कॉपी किया, यहाँ लाके हमने इसको पेस्ट किया और ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। और ये अब खत्म हो रहा है ये वाला केस तो ब्रेक लगा दिया।
फिर ऐसे जितने केसेस बनाने हैं उतने ही हमने क्या किया, अलग अलग केसेस बनाए, यहाँ पे एक और बना दिया और लिख दिया हमने आर ए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने इको, और इको के बाद हमने लिख दिया डबल इन्वर्टेड के अंदर वही वाला मैसेज जो ऊपर, दिस इज सेकेंड मंथ ऑफ ईयर, ऐसे कर। और फिर इसके बाद हमने क्या कहा, हर केस जहाँ पे खत्म हो रहा है, इस केस के स्टेटमेंट खत्म हो गए तो ब्रेक लगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, इको की जगह पे तुम प्रिंटफ भी लिख सकते हो, लेकिन उसका सिंटैक्स अलग है, फिर उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। तो चलो इसको मैं कमेंट में डाल देती हूँ पूरा इफ जो था, और स्विच से इसी प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। तो केस के बाद वैल्यू के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जहाँ खत्म हो गया वहां ब्रेक। केस के बाद वैल्यू के बाद कॉलन के बाद स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जहाँ खत्म हो गया वहां ब्रेक। तो इस तरीके से चाहो तो प्रोग्राम को रन करा सकते हो। चलो मैं जैम्प ओपन कर लेती हूँ एक बार, और फिर तुम कुछ अगर पूछना चाहते हो तो पूछना। अच्छा ओपन है, तो अब मैं आ जाती हूँ यहाँ अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे हमने टाइप किया, हमने लिखा लोकल होस्ट स्लैश, मेरा प्रोग्राम ये था p8.php, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया p8.php। तो अभी ये रन हो रहा है, और तुम्हें देखने को मिलेगा, शायद वैल्यू मैच नहीं कर रही होगी इसलिए रन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दिया है और स्पेलिंग गलत अलग अलग लिख दी है, यहाँ पे अलग लिखी है, इसी को यहाँ डाल देते हैं। तब देखो, फिर सेव किया, रन कराया, आ रहा है दिस इज सेकेंड मंथ। वैल्यू हमने मंथ की बदल दी, मैंने कर दिया जनवरी, जो हमने पहला वैल्यू दिया था। तो अब मंथ की वैल्यू पहले केस से मैच हो रही है, पहला केस का ब्लॉक रन हो रहा है। और इसी प्रोग्राम को सेम, इसको मैं कमेंट करूं, और अब ये भी एक बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यू डाल दिया, मंथ में कुछ और वैल्यू डाल दिया, मंथ में डाल दिया मार्च, फिर किसी केस से मंथ की वैल्यू केस के बाद लिखी किसी वैल्यू से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि अभी मंथ की वैल्यू क्या है, मार्च है, मार्च तो किसी केस के आगे नहीं लिखा है, तो अब कुछ भी रन नहीं होगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा ऐसे। तो उसके लिए कि कभी ऐसा हो कि हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस की वैल्यू से मैच ना करे और कोई आउटपुट ना आए, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम एक डिफॉल्ट बना लेंगे, और डिफॉल्ट में कुछ कॉमन मैसेज डाल देंगे कि इसको देख के लोगों को पता चल जाए कि नहीं क्या दिक्कत है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है या कुछ भी। तो इस तरीके से तो मैंने लिख दिया दिस इज इनवैलिड मंथ, और रन करा है। अभी मार्च को भी बता रहा है इनवैलिड, तुम कहोगे ये तो इनवैलिड नहीं है, लेकिन हाँ प्रोग्राम वो नहीं समझता कि कौन कौन से मंथ है, प्रोग्राम तो लॉजिक समझता है, तो जो लॉजिक लिखा है वो अप्लाई हो रहा है। और इसी काम को हम लैडर एल्सिफ से भी कर सकते हैं, स्विच से भी कर सकते हैं। तो अब बताओ, अब तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और बताओ कि क्या ये बातें समझ आ रही हैं तुम्हें। तो इस तरीके से हम लोग स्विच और इफ एल्स और ये सब बनाया करते हैं और उसे यूज किया करते हैं। केस ब्रेक मीन्स तुम ऐसा समझ लो, स्विच और लैडर एल्सिफ में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंटैक्सेस का डिफरेंस है, दोनों काम सेम कर सकता है। जो काम हम स्विच से कर सकते हैं, जो प्रोग्राम हम स्विच से बना सकते हैं, वो प्रोग्राम हम इफ से भी बना सकते हैं, बशर्ते कि इफ के बाद जो लिखा जाता है वो कंडीशन होती है। जैसे ये देखो ना, कंडीशन है, ये कैसे पता चला कंडीशन है, क्योंकि इसके अंदर ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज है, और रिलेशनल ऑपरेटर जहां रहेगा वहां बुलियन आउटपुट ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसे रन कराते हैं। चलो, तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह शायद लेना था, ले लेना। यूजर से इनपुट बिल्कुल ले सकते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम ब्राउजर से इनपुट लेंगे तो देखना।
गुड प्रतीक। तो यहाँ पे ये एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। स्क्रीनशॉट जिसे लेना है ले लो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक और टाइप के हमारे पास स्टेटमेंट्स है उनकी, जिन्हें हम बोलते हैं इटरेशन स्टेटमेंट। अब देखो इसमें कई सारे टाइप से क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे, या जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग का पेज, अच्छा ठीक है ठीक है, तो अभी करती हूँ स्क्रॉल, देख लेना। तो देखो इटरेशन स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली हमने देखा कि हम इफ बना रहे हैं, जैसे नॉर्मल कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्रोग्राम में डायरेक्टली ऐसे, तो ये एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा पक्का है। कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो इफ और कंडीशन के अंदर लिख दे रहे हैं, तो इसका जो टाइम है वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 0 या 1, ये हो सकता है क्या 0 या 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो जब भी कोई प्रोग्राम में नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रोग्राम में कोई नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। प्रोग्राम में कोई ऐसा स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन के अंदर आ गया या स्विच के केस के अंदर आ गया, वो 0 टाइम भी एग्जीक्यूट हो सकता है और एक बार, मैक्सिमम एक बार, मिनिमम 0 एग्जीक्यूट हो सकता है। एक और टाइप का स्टेटमेंट होता है जिसे लूप के अंदर रखा जाता है, और वैसा तब किया जाता है जब एक ही लाइन के स्टेटमेंट को बार बार प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराना होता है, तब लॉजिक सेम हो, थोड़ी वैल्यू बदल जाती है। तो अब लूपिंग स्टेटमेंट का हम यूज कब करते हैं, इनको हम कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, या इन्हें हम कहते हैं इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन का भी मतलब वही होता है, बार बार जो है एग्जीक्यूट होना। सो लूपिंग स्टेटमेंट are used in program when we want to execute any statement multiple times, statement written in the block of loop, statement written in the block of loop will execute many times until the given condition with loop will return true। लूप के साथ भी कंडीशन लिखी जाती है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वो हमारा जो ब्लॉक है जिसे हमने लूप के अंदर डाला है वो एग्जीक्यूट होता रहे। अगर कंडीशन गलत होगी तो क्या वेरिएबल स्विच में एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट वाली देखेगी, हाँ वही बात। और स्विच के बाद पहली बात तो गलत इसलिए आपने पूछा कि स्विच के बाद कंडीशन ही लिखा जाता, स्विच के बाद ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है उसका आउटपुट ट्रू फॉल्स ही आएगा, नहीं, स्विच के बाद यहाँ कंडीशन नहीं एक्सप्रेशन लिखा जाता है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होने के बाद एक वैल्यू देती है आउटपुट में, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। तो स्विच के बाद कुछ भी लिखा जा सकता है, कंडीशन लिखना जरूरी नहीं है, समझे। और उस एक्सप्रेशन की जितनी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम लोग केसेस बनाते हैं, है ना दिवेश। चलो, तो स्टेटमेंट written in the block of loop will execute many times until the given condition with loop will return true. So in PHP mainly 4 types of loop is used। PHP में 4 तरीके से लूप को हम यूज करते हैं। पहला लूप है जिसको हम कहते हैं for, दूसरा लूप है जिसे हम कहते हैं while loop, तीसरा लूप है जिसे हम कहते हैं do while loop, और चौथा लूप है जिसे हम कहते हैं for each loop। ऐसे तो ये 4 तरीके से हम लूप लगा सकते हैं। इन चारों में से किसी को भी लिखो और उसका ब्लॉक बनाओ, मतलब ऐसे लिखो, कैसे, for, और for का ऐसे ब्लॉक बनाओ। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखेंगे
वो मेनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही कहीं लिखेंगे वाइल, और वाइल, अभी ये सही सिंटैक्स नहीं है, गलत है, लेकिन फिर भी लिखेंगे वाइल, और वाइल के बाद जो भी लिखेंगे यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट मेनी टाइम एग्जीक्यूट। अब कितनी बार, ये सब बातें भी हमें कहीं ना कहीं यहीं पे बतानी पड़ती हैं, तो उसको भी देखेंगे। अगर हम कहीं लिखते हैं फॉर ईच, और फिर उसको उसके बाद हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, और यहाँ भी जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो भी मेनी टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये इस तरीके के भी कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं जो किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर आया हो। या ऐसे लिख सकते हैं हम डू से भी डू का भी ब्लॉक बना सकते हैं, और डू के ब्लॉक के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल, और वाइल के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, ऐसे होता है। तो भी यहाँ पे भी जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो भी मेनी टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अब कितनी टाइम कैसे पता चलेगा, कैसे उसे हम एक समय के बाद रोक पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे, ये सारी बातों के बारे में हम लूप के अंदर पढ़ते हैं। तो एक बात तो पक्की हो गई क्या, कि इफ के अंदर जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो एक बार, मैक्सिमम एक बार, मिनिमम 0 टाइम एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मल जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, और लूप के ब्लॉक के अंदर जो हम लिखते हैं, वो जो है लूप के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो कई बार, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगे। अब मुझे ये बताओ कि मैं आगे भी पढ़ाऊं लूप के बारे में या कल पढ़ाऊं? कल पढ़ाएं? ठीक है, कल पढ़ा देंगे। चलो, तो चलो ठीक है, हम कल पढ़ा देंगे। तो बहुत सारे लोग बोले कल कल पढ़ा देंगे। कल से थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे। कल हम लोग, आज ही पढ़ा दीजिए, जल्दी खत्म करते हैं। चलो, आज कई सारे लोगों का वो खत्म हो गया होगा इंटरनेट कनेक्शन। अभी कल के लिए ना सभी को थोड़ा सा अपना नेट कनेक्शन बचा के रखना है। और कल हम लोग ये लूपिंग का एग्जाम्पल, और लूपिंग के एग्जाम्पल के साथ साथ स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन और स्ट्रिंग के बारे में और एरे के बारे में, कम से कम इतनी बातों के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास कम से कम 2 आवर्स की होगी, कम से कम 2 आवर्स की। तो सभी को ये क्लासेस जरूर ज्वाइन करनी है और पढ़नी है। ओके, तो मुझे ये बताओ, अभी तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ये सब कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? प्रोग्रामिंग का ये तरीका समझ आ रहा है? यस मैम, समझ आ रहा है। मैम समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एंड कर रही हूँ ये मीटिंग। वीडियोस मिल जाएंगे सभी को ग्रुप में, आज मैं वीडियो का लिंक डलवाती हूँ तो मिल जाएगा। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, तो मिला दिया फिर क्या पता। बट उस दिन के बाद से ना चीजें ऐसे धीरे धीरे होता नहीं था, आप 3 लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, जमीन नहीं बच रही है, फिजिकल लॉस हो रहा है, जब के साथ हुआ कि उसकी जो तो वैसे उतर के आ रहा है, तो